खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरन, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी अखिलेश यादव के भाजपा पर किए बार की, पीएम मोदी के अजित डोभाल पर किए भरोसे की और राहुल गांधी के अखिलेश यादव के लिए दिए धोखे की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इटली G7 में पहुंचे पीएम मोदी। फ्रांस, यूक्रेन, यूके के राष्ट्रीय अध्यक्षों से की मुलाकात। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अकबरनगर में चौथे दिन भी गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण ढहाने का सिलसिला जारी। लखनऊ के अकबरनगर में कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे अवैध निर्माण को ढहाने का सिलसिला जारी है। अकबरनगर में आज चौथे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माण पर यह कार्यवाही की है। बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत। पॉस्को मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पॉक्सो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि येदियुरप्पा को 17 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश होना होगा। आंध्र प्रदेश में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा। डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिला पंचायती राज। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज नए मंत्री के विभागों का आवंटन किया। आंध्र प्रदेश के मंत्रियों के विभागों की सूची के अनुसार नायडू ने कानून और व्यवस्था अपने पास रखी है। डिप्टी सीएम पवन कल्याण को पंचायती राज, पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवंटित किया है, जबकि सीएम नायडू के बेटे नारा लोकेश को एचआरडी, आईईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार की जिम्मेदारी दी गई है। शेयर बाजार में हरियाली के साथ खत्म हुआ हफ्ता। सेंसेक्स 182 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,450 के पार। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 182 अंकों की बढ़त के साथ 76,992 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 66 अंक मजबूत होकर 23,465 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। इटली में आज G7 सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने शिरकत की और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सभी का जोरदार स्वागत किया। वहीं इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G7 सम्मेलन में पहुंचे। जब वे इटली पहुंचे तो उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को थोड़े अलग अंदाज में सलूट किया। वहीं अब बाइडेन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए वायरल वीडियो।
दरअसल सम्मेलन को लेकर एक पैराग्लाइडर उतरा तो सभी नेताओं ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया और साथ खड़े दिखे। इस दौरान बाइडेन अन्य दिशा में मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे चलते दिखे। इतने में ही मेलोनी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाकी नेताओं की तरफ ले जाती दिखी। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग बाइडेन की उम्र को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाइडेन की उम्र बहुत अधिक हो गई है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा देना चाहिए। फिलहाल खबरें अब तक में रुक करेंगे आज की प्रमुख खबर की ओर। अक्सर चर्चा में रहने वाली कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे तो आपको याद होंगी। जी हां, वही प्रमिला पांडे जिनका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मेयर प्रमिला पांडे गुस्से में एक अधिकारी पर फाइल फेंकती नजर आती हैं, साथ ही साथ अभियंताओं को भी फटकार लगाती हैं। वीडियो में उन्हें कहते सुना गया कि यह अधिकारी क्या मुझे बुद्धू समझता है, हट जाओ यहां से। वहीं अब इस वीडियो को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। एक मई से चालू जी हाँ, यही वो वीडियो है जिसमें कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे निगम ऑफिस में नाला सफाई एवं अन्य विषयों पर अधिकारियों की बैठक ले रही थी। नाला सफाई में लापरवाही को लेकर मेयर ने बैठक के दौरान लापरवाही पर नाराजगी जताई। इस बीच जोन 3 के अधिशासी अभियंता नानक चंद ने मार्च की रिपोर्ट दिखाई तो मेयर ने गुस्से में वो फाइल ही फेंक दी। प्रमिला पांडे ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि अब की बार नाला भरा तो उसी में डुबो देंगे। बताया जा रहा है कि अधिशासी अभियंता मार्च की फाइल जून में दिखा रहे थे, जिसके चलते मेयर नाराज हो गई और उन्होंने अपना आपा खो दिया और अधिकारियों को फटकार लगाने लगी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसी वीडियो को निशाना बनाते हुए अब अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा है। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, ये यूपी की भाजपा सरकार के बेबुनियाद दावों की हवा में उड़ती फाइल है। कानपुर की मेयर का ये दिखावटी गुस्सा कितना सच है ये जनता जानती है। कानपुर ही नहीं, पूरी यूपी की जनता को भाजपा के मेयरों ने ठगा है। यूपी में स्मार्ट सिटी बनाने का काम सिर्फ कागजों में अटका हुआ है। ये भाजपा के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर यूपी को बंद नालों, बदबूदार नालों, गड्ढों वाली सड़कों और गलियों, जाम से भरी सड़कों के अलावा कुछ मिला है तो वो है भाजपा की राजनीति का प्रदूषण, जो सौदे के बदले अपने लोगों को सारे ठेके दे देती है। इसलिए काम ना होने पर इनका गुस्सा सिर्फ दिखावा है। आपको बता दें, प्रमिला पांडे 2017 से कानपुर की मेयर हैं। जानकारी के मुताबिक मेयर ने सभी 6 जोन के अभियंताओं के साथ नाला सफाई की समीक्षा बैठक नगर निगम मुख्यालय में बुलाई थी। बैठक में मेयर के सवाल पर एक भी अभियंता नाला सफाई के निरीक्षण के दौरान की फोटो नहीं दिखा सका, जिसे मेयर भड़क गईं और अपना सारा गुस्सा उन्होंने एक अधिकारी पर उतार दिया। फिलहाल मेयर प्रमिला पांडे की नाराजगी वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल अपने काम में लग गया है, लेकिन इन सब के अलावा सरकार में कुछ और अहम लोग भी होते हैं जो देश के लिए जी जान एक कर देते हैं। वो सरहद पर बंदूक तानकर तो नहीं खड़े होते, लेकिन सरहद से दूर बैठकर ऐसी रणनीति बनाते हैं कि सरहद पर फौजियों के सीने तन जाते हैं और दुश्मनों के नापाक इरादे चकनाचूर हो जाते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं अजीत डोभाल, जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA हैं। डोभाल को लगातार तीसरी बार यह जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वो 70 साल के हो चुके हैं। फिर भी मोदी ने एक बार फिर से अपने पुराने तुरुप के इक्के पर ही भरोसा जताया है। मगर क्यों, यह बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट और समझिए कैसे अजीत डोभाल न केवल देश के लिए बल्कि PM मोदी के लिए भी हैं जरूरी।
मोदी सरकार के पिछले कार्यकालों में जनता ने रियल लाइफ की रियल धमाकेदार फिल्में देखी। जब हमारी सेना के जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की, उरी हमले का बदला लिया, पुलवामा में शहीदों की आत्मा को दुश्मनों के खून से श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सभी ने मोदी सरकार की वाहवाही की। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश की इस सफलता के पीछे का असली हीरो कौन था। यह असली हीरो थे एनएसए अजीत डोभाल। डोभाल ने कई अहम मौके पर अपनी काबिलियत को दर्शाया है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो या कोई संकट की स्थिति हो, तो पीएम मोदी को अपना ब्रह्मास्त्र डोभाल ही याद आते हैं। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ गुप्त और खुले अभियानों के लिए तालमेल बैठाते हैं। अपने देश पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए रणनीति तैयार करते हैं। अगर किसी कारण से किसी देश पर हमें परमाणु हमला करना पड़े, तो प्रधानमंत्री के साथ ही एनएसए के पास भी एक सीक्रेट कोड होता है। इसको डालने के बाद ही परमाणु हमला हो सकता है। अजीत डोभाल ने इस देश के लिए आज तक बहुत कुछ किया है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जैसे अजीत डोभाल ने 2014 में इराक के एक अस्पताल में फंसी नर्सों को रिहा कराने में अहम भूमिका निभाई। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पार बालाकोट हवाई हमले भी डोभाल की देखरेख में हुए थे। डोभाल ने 1984 में खालिस्तानी उग्रवाद को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डोभाल 1990 में कश्मीर गए और कट्टर आतंकवादियों और सैनिकों को आतंकवाद विरोधी बनने के लिए राजी किया था। अजीत डोभाल ने मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। डोभाल ने पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में सक्रिय आतंकवादी समूह के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल बिताए। वहीं अब बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी के लिए अजीत डोभाल क्यों जरूरी है, खास करके इस कार्यकाल में। पीएम मोदी को सेना से जुड़ी जिन उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है, उसके असली हकदार अजीत डोभाल हैं। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि बिना अजीत डोभाल के वो सख्त फैसले नहीं ले पाएंगे। वैसे भी इस कार्यकाल में एक गलत कदम भी सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अपने पुराने तुरुप के इक्के को चुनना ही उनके लिए फायदेमंद है। यही वजह है कि अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देने के बाद भी अजीत डोभाल को ही एनएसए की जिम्मेदारी दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री के विशेष संवाददाता की तरह काम करते हैं। इसीलिए इस पद पर कोई दमदार शख्स भी होना चाहिए। इस बार पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जैसे तैसे नैया पार लगाई है। ऐसे में नई सरकार की नैया भी पार लगाने के लिए पीएम मोदी को कई बड़े और कठिन फैसले लेने होंगे, जो अजीत की सलाह के बिना संभव नहीं है। इस कार्यालय में एनएसए के पद पर किसी और को लाकर पीएम मोदी अपने लिए भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। फिलहाल पीएम मोदी की चाह और मंशा रही होगी, मगर एक बात तो तय है कि देश की सुरक्षा एक बार फिर मास्टरमाइंड के हाथों में है और जनता चैन से सो सकती है। खैर, खबरें अब तक में बढ़ते हैं अब अगले मुद्दे की ओर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव का पूरा गढ़ ही बदल दिया और एक बार फिर मजबूती के साथ उभरी। दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में 43 अपने नाम की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लोग पसंद करने लगे। लेकिन कांग्रेस जीत के बाद अब अपनी राह बदलती नजर आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में सपा के साथ दम दिखाने के बाद कांग्रेस की नजर अब मायावती पर है। ऐसा क्यों, आइए आपको बता देते हैं। सपा के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने यूपी में कमाल का दमखम दिखाया है, लेकिन अब कांग्रेस की नजर मायावती पर है। दरअसल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रमोद तिवारी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर बसपा प्रमुख मायावती महागठबंधन के साथ रही होती तो यूपी का रिजल्ट कुछ और होता।
उन्होंने दावा किया कि बसपा साथ होती तो इंडिया ब्लॉक की 80 की 80 सीटें जीत लेता। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन ने अपनी ओर से बहुत कोशिश की थी कि मायावती की पार्टी भी साथ आ जाए, लेकिन उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। बता दें, मायावती ने साफ कर दिया था कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, उनकी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन ने मायावती को अपने साथ लाने की काफी कोशिश की, लेकिन मायावती नहीं मानी। मायावती ने चुनाव से पहले 2 टूक कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बसपा किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा भी। फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी गठबंधन 43 सीटें जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, फिर कांग्रेस क्यों चाहती है कि बसपा भी उसके साथ आ जाए। खैर, कांग्रेस के न्योता तो दिया है, लेकिन अखिलेश यादव का रुख क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, और मायावती इस न्योते को स्वीकार करती हैं या नहीं ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा सदन के उपसभापति को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वहीं इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। वहीं आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नए मंत्रियों के विभाग का आवंटन किया, जिसमें डिप्टी सीएम पवन कल्याण को पंचायती राज, पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवंटित किया, जबकि सीएम नायडू के बेटे नारा लोकेशन को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का विमान आज केरल के कोची एयरपोर्ट पहुंचा। आपको बता दें कि कुवैत में बहुमंजिली इमारत में लगी भीषण आग में कुल 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज तड़के सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.0 दर्ज की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज यमुना वाण क्षेत्र के करीब गीता कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश को बरकरार रखा। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज पोस्को मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक आदेश जारी किया। हाई कोर्ट का कहना है कि येदियुरप्पा को 17 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश होना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। ये तो थी आज की हमारी वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी रही, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में करारी हार हो या केंद्र सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत के लायक सीट न जीतने का गम, कोई भी दुख अयोध्या में मिली पराजय के बराबर नहीं है। लेकिन कहते हैं राजनीति और युद्ध में कोई भी हार स्थायी नहीं होती। रण में सेनापति का रोल हमेशा युद्ध करना होता है। आज मिली हार को कल विजय में बदलना होता है। सेनापतियों के लिए किसी भी हार को आखिरी मान लेना ठीक नहीं होता, पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार से उबर नहीं पा रही है। चुनाव परिणाम आने के 10 दिन बीत जाने के बाद पार्टी नेताओं को अब भी रामलला याद नहीं आ रहे हैं। अब तक केवल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेता दर्शन करने नहीं गया। जी हां, चुनाव जीतने के बाद अभी तक आशीर्वाद लेने रामलला के पास न केंद्र से और न ही उत्तर प्रदेश का कोई नेता अयोध्या पहुंचा। शायद यही कारण है कि अब कोई भी कार्यकर्ता या नेता रामलला का नाम लेने से परहेज करता दिख रहा है। महीने में 3 बार अयोध्या जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव परिणाम आने के बाद अयोध्या नहीं गए। अयोध्या में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस खास रही है। खास बात यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही तुरंत भारतीय जनता पार्टी हारी है। इसके पहले भी जब राम मंदिर निर्माण से संबंधित कोई घटना हुई तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया? क्यों कोई भी नेता या मंत्री रामलला के दर्शन करने नहीं गया? ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जल्द ही आना जाना शुरू नहीं किया तो विपक्षी इसका गलत अर्थ निकालेंगे और उन्हें भाजपा को घेरने का एक और मौका मिल जाएगा।
खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता।